जी वेलकम बैक। सच सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। आज का पहला टॉपिक जिस पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, जिसमें हम तालीम के मयार को बेहतर बनाने के हवाले से बात करें। कितना ज़रूरी है कि हम तालीमी मयार को बेहतर बनाने के लिए एफ़र्ट्स करें, इसको सोचें, इंटरेस्ट डेवलप करें। और इसके साथ साथ जब हम एफ़र्ट्स करने की बात करते हैं तो फिर हमने ये देखना होता है कि किस तरह से तालीमी मयार को बेहतर बनाया जा सकता है और इसमें टीचर्स का क्या किरदार है, टीचर्स की ट्रेनिंग कितनी ज़रूरी है, उनको किस तरह से ट्रेन किया जा सकता है, उनके अंदर कौन कौन सी जो है वो ऐसी खसूसियात डेवलप की जा सकती हैं कि जिसके ज़रिए वो तालीमी मयार को बेहतर बना सकें। इस पर हम ब्रेक पे जाने से कबल बात कर रहे थे डॉक्टर माजिद से। उन्हीं से गुजारिश करेंगे कि वो अपनी बात को कंप्लीट करें। डॉक्टर साहब, वो जो आउटपुट और आउटकम वाली बात हुई थी उसमें 3 लूप होल्स का जिक्र किया था आपने। जी, एक तो सबसे पहले जो कॉलर ने बात की कि जीपीए इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आई टोटली एग्री कि बिल्कुल परसेंटेज और जीपीए इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपने आगे एडमिशन भी तो लेना है और वो मेरिट को भी तो आपने देखना है। और आपको उस दरवाजे से अंदर तभी आने दिया जाएगा जब आपके मिनिमम इतना जीपीए होगा और तभी आप आएंगे। आई टोटली एग्री। लेकिन यहाँ मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगा, और जो कॉलर है ख़ासतौर पे उनके लिए और जो बाकी व्यूअर्स हैं, कि जब आपकी स्किल इन्हांसमेंट होगी, जब आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग होगी, जब आपकी कॉम्पिटेंसी बेहतर होगी, तो आप आसानी से वो जीपीए स्कोर कर सकते हैं। ठीक। तो लर्निंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। बजाय ये कि हम मार्क्स के पीछे पड़ जाएं, तो हम वाई नॉट वी फोकस मोर ऑन लर्निंग। तो उसका आगे जाके यकीनन जीपीए पे भी इम्पैक्ट होगा। तो दोनों इंटर रिलेटेड हैं। तो बजाय ये कि पहले हम जीपीए को देखें, हम पहले लर्निंग को देख लेंगे। एक तो मेरा ये कमेंट होगा। और बाकी उन्होंने जो बात की बिल्कुल बहुत अच्छी उन्होंने बातें की। अब जहाँ तक लूप की बात हो रही थी, तो देयर आर 3 लूप्स जब हम लर्निंग की बात करते हैं, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल लूप ऑफ लर्निंग। नाउ सिंगल लूप क्या होता है? इट इज़ फॉर टीचर्स जिनकी हम अभी बात कर रहे हैं कि सिंगल लूप क्या होता है कि डू एज डायरेक्टेड। ठीक, कि मुझे एक करिकुलम दे दिया गया, एक सिलेबस दे दिया गया, एक कोर्स आउटलाइन दे दी गई, और बस आप बिस्मिल्लाह करें और ए टू जी जो आउटलाइन है उसको कवर करें, और एज इट इज आपने कवर करना है, ना आपने दाएं जाना है ना आपने बाएं जाना है। सो दिस इज कॉल्ड डू एज डायरेक्टेड एंड वी कॉल इट सिंगल लूप ऑफ लर्निंग। ठीक, जो कि अब आप यकीनन सोच रही होंगी कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। नाउ सेकंड इज द डबल लूप ऑफ लर्निंग। व्हेन यू गिव सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट, कि मुझे जो कोर्स आउटलाइन मिली है डेफिनेटली मेरे सीनियर्स ने बनाई है, उन्होंने बड़ी मेहनत की है, सही, उसके ऊपर बिल्कुल जो स्क्रैच से काम शुरू किया जाता है वो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मेरा भी तो कोई रोल है। तो उस आउटलाइन के अंदर, सिलेबस के अंदर, उस कंटेंट के अंदर, उस मटेरियल के अंदर, उस अपना इनपुट, बुक्स के अंदर अपना इनपुट लेके आए, कोलेक्टिव लेके आए। मैं ये नहीं है कि अपनी ज़ाती राय उसमें डालूं, तो एज ए कोलेक्टिव टीम वर्क हम उसके अंदर इंप्रूवमेंट्स लेके आ सकते हैं। सो दैट इज डबल लूप ऑफ लर्निंग। नाउ द थिंग इज कि which loop is important? The triple loop of learning is really very important. क्यों? Triple loop of learning is equal to single plus double is equal to triple loop of learning. It means कि हर वक्त अगर हम चैलेंज ही करते रहेंगे, हर वक्त हम इम्प्रूवमेंट की बात करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट से रेज करते रहेंगे, बिल्कुल, कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जो आपने मेरा बैकग्राउंड लगाया हुआ है, तो आप यूं करें कि इसमें फिश होनी चाहिए, इसमें ये होना चाहिए, जब तक वो वाला बैकग्राउंड नहीं आएगा मैंने यहाँ बैठना नहीं है, ऐसे ही। तो दिस इज डबल लूप। तो व्हाई नॉट कि ट्रिपल लूप क्या है कि जो एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट है, जो एग्जिस्टिंग सिलेबस है, जो आउटलाइन है भाई, उसको फॉलो करें और साथ साथ आप इम्प्रूवमेंट्स भी लेके आए। सही, क्योंकि हमने दोनों काम साथ करने हैं। और यहाँ पे एक चीज़ मैं जो कहना चाहूँगा कि हम पहले भी बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर हो क्या रहा है। जैसे ब्रदर ने बात की कि टीचर्स आर रोल मॉडल्स, डेफिनेटली थोड़ा सा मैं उसके ऊपर ऐड करना चाहूँगा कि वी ऑल हैव रोल मॉडल्स। मुझे अपनी प्राइमरी के टीचर्स खासतौर पे अभी तक याद हैं और होने भी चाहिए, हम सबको याद होंगे, और फिर यूनिवर्सिटी के और कॉलेज और सीनियर लेवल के ऊपर टीचर्स हमें याद हैं। तो जब हम रोल मॉडल्स की बात करते हैं तो वो रोल मॉडल्स होने के बावजूद हो क्या रहा है, हमें जरा ये देखने की जरूरत है कि पाकिस्तान में वो वाली इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं आई हमारे टीचर्स चाहिए थी। बिल्कुल, कि जो हमारे जो मेरे बचपन के टीचर्स थे, मैं समझता हूँ कि उस वक्त एजुकेशन जो थी उसका बिजनेस के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। आई एम टॉकिंग अबाउट 80s एंड 70s की हम बात कर रहे हैं। अगर आप 2020 के साथ उसको कंपेयर करें, मैं जनरली बात कर रहा हूँ, सबकी बात नहीं कर रहा। देयर आर इंस्टीट्यूशंस, देयर आर पीपल इन पाकिस्तान जो कि बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हैं, बट एज ए टोटल हम बात करते हैं। तो बात ये है कि वो रोल मॉडल्स होने के बावजूद पाकिस्तान के अंदर इतने ज़्यादा सेक्टर्स के अंदर प्रॉब्लम्स हमें क्यों नज़र आ रही हैं। तो इसका मतलब है कि रोल मॉडल के अलावा भी कोई बात होनी चाहिए, एंड दैट इज वी शुड नॉट बिकम द कार्बन कॉपीज। लाइक फॉर एग्जांपल कि मुझे एक पर्सन अच्छा लगता है,
تو میں اسی کی طرح کام کرنا شروع کر دیتا ہوں, اس کو کاپی کرنا شروع کر دیتا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ فائنل میں کمنٹ کرنا چاہوں گا کہ لائک فار ایگزامپل اگر ٹیکسٹ بک کو میں پورا یاد کر لوں, آئی کین اسکور دا ہائیسٹ جی پی اے ان ایگزام. میں اپنے ٹیچر کو پوری طرح کاپی کر لوں اور اسی طرح پریزنٹ کروں, اسی طرح وربل نان وربل کمیونیکیشن ہو, تو آئی کین گیٹ ہائیسٹ اسکور ان دا یونیورسٹی اور میرے خیال میں پورے بورڈ کے اندر. بالکل. لیکن ہو کیا رہا ہے کہ ہم ان موسٹ کیسز ان آر کنٹری وی آر انفارچونیٹلی ڈیولپنگ دا کاربن کاپیز. تو ہمیں اس چکر سے نکلنا ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہم نے اپنا پوائنٹ آف ویو دینا ہے. تو لاسٹ اس میں میرا کمنٹ یہ ہوگا کہ آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ ٹیکسٹ بکس آر ناٹ امپورٹنٹ, آئی ایم ناٹ سیئنگ ٹیچرز آر ناٹ امپورٹنٹ. صحیح. ٹیکسٹ بکس اور ٹیچرز کی وجہ سے ہم سب لوگ یہاں پہ موجود ہیں, لیکن ہمیں اس سے ایک سٹیپ آگے جانے کی ضرورت ہے کہ میں کہاں ہوں, آپ کہاں ہیں, وہ یا میں کیا کر سکتا ہوں جس سے بہتری کے چانسز ہوں, جس سے امپروومنٹ آ سکے اور تعلیمی معیار بہتر بن سکے. ڈاکٹر ماجد نے بہت ہی اچھی بات کی ہے, اور ہم آپ سے بھی کہیں گے کہ آپ بھی اپنا پوائنٹ آف ویو ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. کوئی سجیشن آپ کے مائنڈ میں ہو, کوئی سولوشن آپ کے مائنڈ میں ہو, یا پھر آپ ہمیں بتانا چاہیں گے کس طرح سے تعلیمی معیار کو بہتر بنانے کی گنجائش ہے, تو ضرور پارٹیسپیٹ کریں, لائیو کال کریں, پارٹیسپیٹ کریں اور اپنا پوائنٹ آف ویو ہمارے ساتھ شیئر کریں. ڈاکٹر فرحت, جیسے کہ ڈاکٹر ماجد سے بات ہوئی تھی اور بہت اچھی پوائنٹس انہوں نے جو ہیں وہ ہائی لائٹ کیے, میں چاہ رہی ہوں تھوڑا سا انہی کو ہم ڈسکس کریں کہ جہاں ہم ٹیچرز کی بات کریں, ٹیچرز کو اپوائنٹ کرنے کی بات کریں, ٹیچرز کی ٹریننگ کی بات کریں, وہاں یہ جو ایک خاص ہم نے پرسیپشن بنائی ہوئی ہے کہ صرف کوالیفائڈ انسان ہوگا تو وہ ٹیچر بن سکتا ہے. اس کے لیے ٹریننگ یا اس کی پرسنالٹی ٹریٹس میں بہت ساری اور خصوصیات ہونا, یا پھر اس کے اندر ایک انڈرسٹینڈنگ ہونا کہ میں اس پروفیشن کا انتخاب کیوں کر رہا ہوں, میں نے کیوں یہ والا پروفیشن چوز کیا, یہ فیلڈ میرے لیے اپروپریٹ ہے نہیں ہے. بہت سارے ایسے گراؤنڈز ہیں جن پر کام کرنے کی ضرورت ہے جو کہ نہیں کیا جا رہا. میں چاہ رہی ہوں تھوڑے سا آپ بھی اس کو ڈسکس کریں. جی آپ نے بہت ہی اچھا سوال پوچھا ہے. اور دیکھیں, ٹیچر جو ہے وہ بھی ایک انسان ہے, اور خامیاں اور خوبیاں جو ہیں وہ تو ہر انسان میں موجود ہیں, لیکن چونکہ ہمارا جو کردار ہے وہ بہت اہم ہے, تو اس لیے ہمیں اپنی خوبیوں کو بڑھانا ہے اور خامیوں پہ حاوی کرنا ہے, کیونکہ ہم نے معاشرے میں ایک رول ماڈل کا کردار ادا کرنا ہے. تو جہاں تک ٹیچرز کی ٹریننگ کا تعلق ہے, تو جیسے سلمان علی نے بھی پہلے اس پہ روشنی ڈالی تھی کہ جب کوئی انسان اپنے لیے اس پروفیشن کا جو ہے وہ انتخاب کرتا ہے, سب سے پہلے تو اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس کا ایپٹیچیوڈ ہے وہ ٹیچر بننے والا یا نہیں. تو اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے اندر وہ قابلیت ہے, اس کا وہ ایپٹیچیوڈ ہے ایک استاد بننے کا, تو اس کو پھر اس فیلڈ کو اپنے لیے منتخب کرنا چاہیے. ورنہ آپ کو معلوم ہے کہ بہت سی دوسرے جو ہیں وہ پروفیشنز بھی ہیں, وہ جہاں بہتری سمجھتے ہیں اس طرف کو جا سکتے ہیں. صحیح. لیکن ڈاکٹر فرحت, ہمارے ہاں یہ کانسیپٹ نہیں ہے کہ ہم کسی کا ایپٹیٹیوڈ جج کریں یا پھر اپنے ایپٹیٹیوڈ کو جو ہے وہ ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کسی فیلڈ کا, کسی پروفیشن کا انتخاب کریں. ہمارے ہاں تو انفارچونیٹلی مجھے بہت افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ ٹیچرز بائی چانس زیادہ ہیں رادر دین ٹیچرز بائی چوائس. جی بالکل, میں پہلے بھی یہی بات کر رہی تھی. اصل میں ہمارے ہاں بہت سے جو ہمارے فیصلے ہوتے ہیں وہ حالات کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیے جاتے ہیں. جیسے اگر ایون آپ تعلیمی میدان میں بھی دیکھ لیں, آپ نے میٹرک کی ہے, اس کے بعد انٹر کا امتحان پاس کیا, انٹر میں بھی آپ کو سم ٹائم اگر آپ انجینئرنگ کی فیلڈ چوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے والدین چاہتے ہیں کہ آپ میڈیکل کی طرف چلے جائیں. تو یہ بھی جو فیصلہ ہے وہ آپ کو اپنے والدین کی وجہ سے جو ہے وہ اپنانا پڑتا ہے. اس کے بعد جب آگے اب چلیں, ہمیں معلوم ہے کہ اب نظام تعلیم جو ہے اس میں کافی حد تک تبدیلی آ چکی ہے. وہ یہ کہ جب آپ انٹر کے بعد جو ہے یونیورسٹی لائف میں چلے جاتے ہیں, اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ 2 سال آپ نے بی اے کی ڈگری کرنی ہوتی تھی, اب اس کو بی ایس میں کنورٹ کر دیا گیا ہے تاکہ وہ جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں, جو تقاضے ہیں, ان کے ساتھ اس کو الائن کر دیا جائے. تو یہ جو 4 سال ہیں یہ بہت اہم ہیں, اور ان 4 سالوں میں بھی اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ بڑا مشکلات ہوتی ہے. اسپیشلی جو پہلے سائنس کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو اب معلوم نہیں کہ آگے چل کے انہوں نے سوشل سائنسز کی طرف چلے جانا ہے یا انہوں نے وہی جو ہے وہ نیچرل سائنسز کا انتخاب کرنا ہے اپنے لیے. تو اسی طرح اسی کو ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں پروفیشن کے ساتھ. اب وہ 4 سال کی ڈگری کے بعد ظاہر ہے آپ نے اپنے لیے کوئی نہ کوئی شعبہ جو ہے وہ
منتخب کرنا ہے. جی تو شاید ایک تاثر ہمارے ملک میں یہ بھی ہے کہ ٹیچرز جو ہیں وہ سب سے آسان پیشہ ہے. اگر اور کوئی آپ کو کام نہیں ہے تو آپ جو ہیں وہ کسی بھی ٹیچنگ کر لیں, آپ کسی پرائیویٹ اسکول میں چلے جائیں. آلریڈی جو ہے ماجد صاحب انہوں نے بات کی ہے کہ یہ کارپوریٹ سیکٹر بن گیا ہے. یہ تعلیم و تربیت یا جو اس کے دوسرے بنیادی مقاصد تھے وہ پیچھے رہ گئے اور پیسہ کمانا جو ہے وہ اولین ترجیح بن گیا. تو ان سب باتوں کو اگر دیکھا جائے تو اس شعبے کو فار گرانٹیڈ جو ہے وہ لیا جاتا ہے. تو اس وجہ سے کچھ ایسے لوگ جو ہیں وہ اس فیلڈ میں آ جاتے ہیں جو میں نہیں سمجھتی کہ ان کا ایپٹیچیوڈ نہیں ہوتا, وہ حالات کے اگین رحم و کرم کی وجہ سے جو ہے وہ اس کا انتخاب کر لیتے ہیں. تو وہ آگے چل کے بھی اپنے اس پیشے کے ساتھ وہ سلوک نہیں کر سکتے جو کہ ان کو کرنا چاہیے, کیونکہ ان کو نہیں معلوم کہ ان کا تعلق جو ہے وہ ینگ جنریشن کے ساتھ ہے. اور اگر ہم پاکستان کی اگزامپل لیں تو ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں یہاں پہ تو یوتھ بلج ہے, 64% تو آپ کی یوتھ ہے. اور کسی ملک کی جو ترقی ہے اس کا جو راز ہے وہ بھی اس میں پنہا ہے کہ اس کی جو ینگ جنریشن ہے وہ کس طرح سے ہے اور وہ کیا کردار ادا کرے گی آگے فیوچر میں جا کے. تو اس یہاں سے یہ بالکل بنیادی جو لیول ہے اسی سے ہی سوچنا ہے کہ جو یہ سلیکشن پروسیس ہے اس کے اندر ہی اس چیز کو بہت زیادہ شفاف بنا دیا جائے. جب شفافیت کا عنصر جو ہے وہ اس پہ سلیکشن پروسیس میں جو ہے وہ غالب ہوگا تو ڈیفینیٹلی جو باقی عناصر ہوں گے وہ پیچھے رہ جائیں گے. ان لوگوں کا ہی انتخاب ہوگا جو واقعی اس شعبے کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کرنا چاہتے ہیں اور اپنا فیوچر اس میں دیکھتے ہیں. کیونکہ میرے خیال میں یہ بہت ہی مشکل پروفیشن ہے, کیونکہ ایک استاد ہونے میں آپ کو صرف یہ کام نہیں ہے کہ آپ نے 1-1.5 گھنٹے کی کلاس پڑھانی ہے یا آپ نے جو ایک آپ کا رٹا رٹایا لیکچر ہے وہ آپ نے جا کے 30-40 بندوں کے سامنے بول دینا ہے. نہیں, اس کے بیونڈ بھی آپ کی بہت سی ذمہ داریاں ہیں. تو جیسے یہاں پہ میں ایک کول بتانا چاہوں گی کہ حضرت علی نے کہا کہ جس نے مجھے ایک لفظ بھی سکھایا اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا. اب اس کو ہم اس سے انفر کر سکتے ہیں کہ غلام اب یہ نہیں کہ وہ جو سلیوری کا کانسیپٹ تھا, بلکہ یہ ہے کہ جس سے آپ کوئی بھی نئی چیز سیکھتے ہیں تو آپ کے دل میں اس کے لیے بہت زیادہ احترام آ جاتا ہے. تو جدت پسندی بہت ضروری ہے, کیونکہ اگر ہم دنیا بھر میں دیکھیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ نئے نئے جو ہیں وہ طریقے اڈاپٹ کیے جا رہے ہیں. ہمیں یہ کووڈ آنے سے پہلے شاید اس بات کا ادراک نہیں تھا کہ ہم ایک ایسے حالات سے گزریں گے یا اس کو جو ہے ایسے چیلنجز کا ہمیں سامنا ہوگا جہاں ہمیں فیس ٹو فیس ٹیچنگ جو ہے وہ آن لائن ٹیچنگ کی طرف چلی جائے گی. اور ہمارا ملک اس کے لیے بالکل تیار نہیں تھا. بالکل, نہ ہی ہمارے بچے ڈسٹنٹ لرننگ کو سمجھ پا رہے ہیں, نہ ہی ٹیچرز. یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ دونوں اینڈز پہ ہمیں کانفلکٹس نظر آ رہے ہیں. جی, اب انٹرنیشنل لیول پہ اگر آپ دیکھیں تو جیسے سلمان علی جو ہیں وہ بھی ایک باہر کی یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور وہ بھی آپ کو بہتر طریقے سے بتا پائیں گے کہ جیسے ہی یہ کووڈ آیا اور لاک ڈاؤن ہو گیا تو شاید باہر کے اسٹوڈنٹس کو یا جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کو اس میں کوئی زیادہ مسائل درپیش نہیں ہوئے, کیونکہ میرا اپنا تجربہ بھی ہے. مجھے امریکہ جا کے ایک کورس کے لیے جانا پڑا, میں نے کچھ عرصہ وہاں گزارا اور میں ایک اسٹیٹ میں تھی جس کا دوسری اسٹیٹ سے تقریباً 3 سے 4 گھنٹے کا فرق تھا. تو ہمارے سارے جو لیکچرز ہوتے تھے وہ ویبینار کے تھرو ہوتے تھے اور وہاں پہ جو جمعے کا دن ہوتا تھا وہ یوزلی ورک فرام ہوم ہوتا تھا. تو ان کے لیے یہ جو ہے یہ کوئی نیو نارمل نہیں ہے. یہ ہمارے جیسے ترقی پذیر ممالک یا جو ابھی ان دا پروسیس آف ڈیولپمنٹ ہیں ان کے لیے جو ہے یہ بہت بڑا چیلنج درپیش ہے. اور پھر ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ٹیکنالوجیکلی ہم اتنے ایڈوانس نہیں ہیں. پاکستان میں جہاں ہم یہاں مرکز میں بیٹھ کے اکثر اوقات ہمیں انٹرنیٹ کنیکٹیویٹیز کے ایشو آتے ہیں, تو وہ لوگ جو کہ پیریفرل علاقوں میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کے لیے تو بہت زیادہ مسئلے مسائل ہیں. تو اس لیے یہ اس چیلنج سے نبٹنے کے لیے بھی ہمیں جدت پسندی کی طرف جانا ہوگا اور ہمیں کس طرح سے جانا ہے. اس کے حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے ظفر علی, جانتے ہیں کہ کیا شیئر کرنا چاہیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ظفر صاحب کیا کہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ نے بہت ہی اچھا سبجیکٹ چوز کیا ہے. بہت شکریہ. جی, یہ اصل میں پرابلم یہاں ہوتی ہے کہ جب
टीचिंग में बंदा कोई आ जाता है तो उसके बाद ही उसकी ट्रेनिंग के लिए उसको कहा जाता है, बाद में 1 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद, कई 10 साल तक वो अनट्रेंड ही रहते हैं। तो इसका सोल्यूशन तो यही है कि जब आए वो पहले ही ट्रेंड हो। ऐसा ना हो कि उसको ज्वाइनिंग के बाद 2 साल 3 साल के बाद उसको कहा जाए कि आप ट्रेनिंग, तो फिर तो ट्रेंड हो ही जाएगा 1 साल बाद 2 साल बाद, वो तो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट लेके आ ही जाएगा। लेकिन इसकी क्वालिटी यही होनी चाहिए कि पहले ही उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, उसके बाद इसकी ज्वाइनिंग होनी चाहिए एजुकेशन डिपार्टमेंट में। ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़फ़र साहब, आपने पार्टिसिपेट किया, आपने इतना अच्छा सजेशन दिया। इसी सजेशन पे हम जानते हैं कि सलमान क्या कहेंगे, क्या शेयर करेंगे, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। अब ज़फ़र साहब ये कहते हैं सलमान के टीचर्स को पहले से ही ट्रेंड होना चाहिए जब उनकी सिलेक्शन हो, तो आप समझते हैं अगर ये प्रोसीजर अपनाया जाए तो बेहतरी आ सकती है? डेफिनेटली, जैसे मैं पहले भी कह रहा था कि सिलेक्शन प्रोसेस तो काफ़ी बेहतर है, काफ़ी रिगरस है, बड़े मरहलों से गुजारना पड़ता है, ख़ास तौर पे यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर। एक तो इस सिलेक्शन प्रोसेस को और बेहतर बनाया जा सकता है कॉलेज और स्कूल के लेवल के ऊपर। हमारा अलमिया ये है कि यूनिवर्सिटी लेवल जो सबसे हायर है उसमें तो कुछ बेहतरी है, लेकिन जब नीचे जाता है तो वो सिलेक्शन प्रोसेस को इतना रिगरस नहीं है, उस पर इतने ज़्यादा स्टेप्स नहीं हैं जो कि बढ़ाने चाहिए कॉलेज लेवल के ऊपर, और उससे ज़्यादा सख्ती होनी चाहिए प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर। हमारे यहाँ तो प्राइमरी एजुकेशन का स्कूल लेवल के ऊपर को ख़ास सख्ती नहीं है। जिस तरह हमारे एक पहले कॉलर भी कह रहे थे कि अकरबा परवरी की वजह से भी बड़े करते हैं, सियासी असर रसूख इस्तेमाल किया जाता है, अपने हल्का की जो सियासत है उसमें होता है कि जी उस्ताद भर्ती करा दे, वो वाला जो मेंटालिटी है उसमें ये बिल्कुल नहीं देखा जाता कि इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट आएगा। क्योंकि अगर आप स्कूल लेवल से ही बच्चे में क्रिटिकल थिंकिंग है, क्रिएटिव थिंकिंग है, ये चीज़ें इनकलकेट नहीं कर पाएंगे तो आगे बड़ा मुश्किल होगा। इसी वजह से जिस तरह प्रोफेसर साहब भी कह रहे थे, वो आउटपुट वाला इशू जो है कि वो आउटपुट और आउटकम वाला जो एक डिफरेंस है कि वो नहीं हो पाता। आउटपुट तो अच्छा होता है लेकिन आउटकम अच्छा नहीं होता। तो ट्रेनिंग की जब बात करते हैं तो सिलेक्शन एक अच्छा प्रोसेस, और अच्छे प्रोसेस के बाद मैंडेटरी एक टाइम पीरियड हो। जैसे कि अगर सिविल सर्वेंट का 9 महीने है, 8 महीने है, तो उसी तरह असातिज़ा कराम का कम से कम 3 से 5 माह का एक ट्रेनिंग कोर्स हो कि जब वो सिलेक्ट हों तो वो एक बड़ी ट्रेनिंग एकेडमी हो हर जगह पे, बेशक हर प्रोविंशियल कैपिटल में हो, वहाँ पे वो ट्रेनिंग एकेडमी में जाएं, वहाँ पे वो ट्रेनिंग करके वो ट्रेनिंग का एग्ज़ाम पास करें। ट्रेनिंग के एंड के ऊपर एक इम्तिहान हो, वो पास करें, जिससे उनकी वो लाइसेंसिंग या कोई इस तरह का प्रोसीजर हो। तो तब जैसे आप देखिए कि अब हम डॉक्टर हजरात हैं, वो सिर्फ MBBS करके क्वालिफाई नहीं करते, वो उनको FCPS करना पड़ता है, पार्ट फर्स्ट करना पड़ता है, फिर ट्रेन होना पड़ता है, फिर पार्ट सेकंड करना पड़ता है। तब तक अपने आप को कंसल्टेंट नहीं कह सकते जब तक वो पूरा ना कर सके। तो आप भी तब तक अपने आप को लेक्चरर या प्रोफेसर या टीचर ना कह सकते हो जब तक आप वो ट्रेनिंग एग्जाम पास ना करते हो। हमारा कुछ मसला यूं भी हुआ है कि जो तालीम है ख़ास तौर पे हायर एजुकेशन, उसमें तहकीक को उसके साथ जोड़ दिया गया है। टीचिंग और तहकीक को एक ही डब्बे में बंद करके तो असातिज़ा कराम पे ये प्रेशर डाल दिया जाता है कि आप अपनी क्लास टीचिंग भी करें, साथ में आप तहकीक भी करें। और अगर आप तहकीक प्रोड्यूस नहीं करेंगे, आप जर्नल्स में आर्टिकल नहीं छापेंगे, तो आपका जो टीचिंग करियर है उस पर मसला होगा। सही। अब कुछ असातिज़ा कराम बड़े अच्छे होते हैं, रिसर्चर बड़े अच्छे रिसर्चर होते हैं, तहकीक कर सकते हैं, कुछ का एप्टीट्यूड टीचिंग में अच्छा होता है, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। ठीक। सो वो भी प्रेशर लिए हुए होते हैं। अगर इस स्ट्रीम को थोड़ा सा बाइफरकेट किया जाए कि जो रिसर्च की तरफ जाता है तो वो रिसर्च की तरफ ही जाए और टीचिंग वाले को ट्रेनिंग की तरफ, तो मेरे ख्याल में सिलेक्शन और ट्रेनिंग, उसके बाद प्रैक्टिकली टीचिंग, और जैसा कि कुछ सिस्टम में बड़ा अच्छा है कि हर 3 साल बाद इवैल्यूएशन होती है, तो वो जो इवैल्यूएशन है हमारे यहाँ जो टीचर इवैल्यूएशन का सिस्टम है, बदकिस्मती से वो इतना इफेक्टिव नहीं है। सही। जो सरकारी इदारे हैं वहाँ पर तो चूंकि असातिज़ा कराम का काफ़ी असर रसूख होता है, तो उस पर वो काबू पा लेते हैं। सही। और जो प्राइवेट इदारे हैं, प्राइवेट इदारों में इवैल्यूएशन को एज अ टूल इस्तेमाल किया जाता है कि अगर उनको टीचर्स को बर्खास्त करना है या कोई इंतकामी कार्रवाई करनी है तो स्टूडेंट इवैल्यूएशन के सामने रख दी जाती है। तो चूंकि ट्रेनिंग नहीं है और वो ग्रूमिंग का प्रोसेस भी नहीं है, तो स्टूडेंट्स को भी नहीं पता कि इवैल्यूएशन किस बेस पे करनी है। तो स्टूडेंट्स इवैल्यूएशन की बेस जो करते हैं वो भी अपनी ज़ाती पसंद और ज़ाती अनाद होता है। अगर टीचर ने ग्रेड अच्छा नहीं दिया तो इवैल्यूएशन खराब कर देंगे, तो पूरा प्रोसेस ही प्रॉब्लम में है। लेकिन यहाँ पर हुकूमत की बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि हम देख रहे हैं पिछली कई हुकूमतों से
पिछली तीनों हुकूमतों से बशमूल इसके जो अभी है कि हायर एजुकेशन पे, जनरल एजुकेशन के ऊपर उनकी बजट में कटौतियां आ रही हैं, बड़ी मुश्किलात पैदा हो रही हैं। पिछले कुछ दिनों पहले हमें खबर आई बड़ी अफसोसनाक कि पाकिस्तान की एक बहुत मायानाज इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी जो है उनको माली मसाइल का सामना है। हम जिन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते हैं हमें माली मसाइल का सामना है। तो ये ऐसा शोबा है, जिस तरह वो कॉलर ने भी कहा कि कुछ शोबे हैं जिसमें आपको ईमानदार रहना पड़ेगा, उसमें आप टेस्टिंग नहीं कर सकते, उसको आप कुर्बानी का बकरा नहीं बना सकते। तो ये वो शोबा है ख़ास तौर पे टीचिंग और यूनिवर्सिटी एजुकेशन के टेक्निकली भी इनको इक्विप किया जाए। अब देखें, अब हमारे ऑनलाइन क्लासेस तो शुरू हो गई हैं। ठीक है कि मजबूरी है, एक दुनिया में पैंडेमिक है, असातिज़ा कराम को भी समझने की ज़रूरत है, उनको अपने आप को उसके साथ अलाइन करने की ज़रूरत है, तलबा को भी समझाने की ज़रूरत है। लेकिन वो तलबा जो बेचारे उस वक़्त से चीख रहे हैं, अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि हमें इंटरनेट की कवरेज ही नहीं मिल रही, जो दूर दराज इलाके हैं पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में, बलूचिस्तान है, साबिका फाटा है, गिलगित-बल्तिस्तान कुछ इलाके हैं, इंटीरियर सिंध के कुछ इलाके हैं जहाँ पर कनेक्टिविटी इश्यूज़ हैं। तो हमारे जो इदारे हैं उनका फ़र्ज़ बनता है कि तलबा को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करें, क्योंकि कनेक्टिविटी बेसिक एक मसला है। अच्छा, ये स्टूडेंट्स के साथ साथ टीचर्स को भी प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे मसाइल भी सामने आ रहे हैं कि जहाँ टीचर्स ऐसे प्रॉब्लम्स, ऐसे चैलेंजेस फेस करें, वहाँ उनकी सैलरी में डिडक्शन सामने आ रही है। तो बिल्कुल, उनका टीचर्स को भी प्रोविजन बहुत ज़रूरी है, और उसके साथ साथ इसको सस्ता करना भी ज़रूरी है, एक्सेसिबल करना भी ज़रूरत है, एक्सेसिबल हो और चीप हो, क्योंकि अगर इसकी भी कीमत अदा करनी पड़े और भारी कीमत और आपको सर्विस भी अच्छी नहीं मिले, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी को इसके ऊपर एक नई पॉलिसी बनानी चाहिए कि जो तालीमी मकासद के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल है वो सब्सिडाइज्ड हो, वो हर किसी की पहुंच में हो, डाउनलोडिंग की स्पीड, जो भी जितने भी मसाइल हैं वो ना हो, क्योंकि हमें कुछ नहीं पता कि ये वायरस कैसे रिएक्ट करेगा, हमें इजाज़त मिलेगी फेस टू फेस की कि नहीं। इसमें तो कोई शक नहीं है कि फेस टू फेस टीचिंग की अफादियत जो है वो रिप्लेस नहीं की जा सकती, उसका कोई नेमुल बदल नहीं है। लेकिन अब मजबूरी है, तालीमी अमल को भी जारी रखना है, तलबा का कैरियर है। तकरीबन हम 6 माह जो हैं पीछे जा चुके हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वो कवर किया जाए, उस कमी को कवर किया जाए, और कुछ वक्त भी लगेगा। लेकिन अगर ट्रेनिंग हमारे पास हुई होती, पहले हमारी ट्रेनिंग एकेडमीज होती जो प्रॉपर से, तो शायद हमें कुछ, जैसा कि मैम फरमा रही थी कि बाहर की दुनिया को इतना मसला नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने सिस्टम इन प्लेस किए हुए थे। अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी का हमारे पास बहुत अच्छा मॉडल है, उन्होंने पाकिस्तान के तूल अर्ज़ तक तालीम को पहुंचाया है, डाक के जरिए, सिस्टम के जरिए। पहले तो इंटरनेट नहीं था, खतो किताबत के जरिए, सेमिनार्स के जरिए, तो एक मॉडल मौजूद था, इसको डिजिटाइज करने की जरूरत थी। बिल्कुल, अगर ये डिजिटाइज, हमारे पास बहुत अच्छा मॉडल था, इसको डिजिटाइज कर लेते तो फिर इतने प्रॉब्लम्स ना आते। सलमान, कंटिन्यू करेंगे, हमें एक ब्रेक पे जाने पड़ना, लेकिन ब्रेक पे जाने से कल हमारे साथ एक कॉलर हैं, अजहर अली, देखते हैं क्या शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अजहर, कॉल ड्रॉप हो गई अजहर, आप दोबारा कॉल करें, पार्टिसिपेट करें, और ज़रूर हमें सजेस्ट करें कि आपके जहन में कौन से सजेशंस हैं, किस तरह से तालीमी मयार को बेहतर बनाया जा सकता है, टीचर्स की ट्रेनिंग और काउंसलिंग कितनी ज़रूरी है। और इसके साथ साथ आज का जो हमारा दूसरा टॉपिक है, जिसके ऊपर हम बात करेंगे, जिसके हवाले से जानेंगे कि टीचर्स बच्चों की ग्रूमिंग किस तरह से कर सकते हैं। जहाँ तालीम की इंपॉर्टेंस को हमने उजागर करना है, वहीं तरबियत के हवाले से भी बात करनी है, और तालीम और तरबियत दोनों मिलके एक इंसान को एक फाल किरदार बना सकते हैं सोसाइटी का। तरबियत के हवाले से बात करेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, कंटिन्यू करते हैं।